हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जीएस सीरीज के लेक्चर में। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, जिसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाना था, बहुत सारे टेपोलॉजीज़ के बारे में, टर्म्स के बारे में जाना था, जिसमें से कुछ टर्म थे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोमी, बायोस्फीयर, इकोलॉजिकल लेवल्स एंड मेनी मोर थिंग्स। बेसिकली ये लेक्चर्स जो यहाँ पे वीडियोस यहाँ पे मैं जो अपलोड करूँगा वो कोई डिटेल फॉर्म में नहीं है, ये शॉर्ट्स रिवीजन फॉर्म है। मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप पढ़ रहे हैं, इस तरह से फीलिंग आएगा। ये नहीं है कि कोई मतलब एनालिसिस करके बनाया हुआ है, एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये उनके लिए है जो जस्ट शॉर्ट टर्म में अपना कुछ स्कोर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन बेसिस, और यू कैन से मुझे लगता है कि सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इस पूरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इन इन्वायरमेंटल साइंस 8 to 10 मार्क्स। दैट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर जीएससी, यू नो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस, सबसे पहला जो इकोलॉजिकल सिस्टम का सबसे पहला एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, वो कौन था? ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और एक मिनट, ओके फाइन। सो पहला एलिमेंट्स बोल सकते हैं क्या था? ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म पॉपुलेशन, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ऑफ या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज फॉर्म्स कम्युनिटी, राइट। एंड यू नो दिस थिंग्स आर क्या? बायोटिक्स है। अब इसको अगर हम नॉन लिविंग बींग्स या फिर एबायोटिक्स थिंग्स के साथ, जो हमारा क्या बोलते हैं सराउंडिंग्स का एक पार्ट है, उसके साथ अगर मिक्स कर दें तो वो हमारा इकोसिस्टम बनाता है, राइट। यहाँ पे देखो, बायोटिक्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है जो मिलकर वो हमारा जो इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। अगर इकोसिस्टम का अगर थोड़ा सा लार्ज पार्ट देखते हैं तो वो बायोमी होता है, एंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम कॉल्ड बायोस्फीयर, ओके। एंड ऑल थिंग्स जो है जितना भी यहाँ पे आप दिख रहे हैं, और वो सबको मिलाकर हमारा अर्थ बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखने से ये लगता है कि मतलब अर्थ है, ठीक है, अर्थ तो बहुत बहुत बड़ा है, तो लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो उस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यार यू कैन सी दैट अर्थ के जो सराउंडिंग्स है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, राइट। एक तो जियोस्फीयर, राइट, नो प्रॉब्लम। जियोस्फीयर क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर का पार्ट है, ज़मीन है, अपना जो लैंड है उसके नीचे का जो पार्ट है वो जियोस्फीयर है, राइट। एटमॉस्फेयर जो ऊपर है, ऑब्वियस बात है। हाइड्रोस्फीयर जो पानी का पार्ट है, राइट। तो इतना ये इस तीनों जगह पे कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? जियोस्फीयर की बात करते हैं तो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जस्ट उस ज़मीन के कुछ फीट अंदर तक, वहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं, राइट। अर्थ क्रस्ट में लिविंग बींग्स रहते हैं। रॉक्स के अंदर सांप, मिट्टी के अंदर केचुआ, चूहे और बहुत सारे कुछ रहते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। जो क्रस्ट के अंदर रहते हैं वो एक वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। एंड एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में तो पता ही है, एटमॉस्फेयर में हम लोग कुत्ता बिल्ली सब लोग क्या कहाँ पे लाई करते हैं? एटमॉस्फेयर में लाई करते हैं। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? मतलब हाइड्रोस्फीयर में क्या मीन्स ओशियंस, ठीक है, समुद्र। जितना यहाँ पे है मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब क्या कहाँ पे लाई करते हैं? सैलो पार्ट्स में। मतलब कि हाइड्रोस्फीयर के सैलो पार्ट्स में, डीप ओशियन में नहीं पाया जाता ये सब चीज़ें, ठीक है। डीप ओशियन में सिर्फ व्हेल पाई जाती है, ओके। तो ये मेरा जो ये पार्ट था, ये मेरा बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट अपने को क्या जानना है कि इकोसिस्टम कि कहाँ पे पूरा जो अर्थ है वहाँ पे कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वेन डायग्राम एक सॉल्व करेंगे, ओके। सो लेट दिस इज आवर जियोस्फीयर, राइट, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर एंड दिस इज आवर लाइफ के कंपेरिजन में बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइफ, ठीक है। दिस इज आवर हाइड्रोस्फीयर। तो जो लाइफ को देखो यहाँ इस एरिया में इस पोर्शन कॉमन पोर्शन है, ये लाइफ के लिए सुटेबल है, ठीक है। दिस इज फॉर सुटेबल फॉर आवर लाइफ, ठीक है। तो लाइफ जो भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, यहीं पे लाइफ हमारा एग्जिस्ट करेगा।
लाइफ मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो सो गाइज ये था मेरा कि लाइफ का इंट्रोडक्शन की अर्थ के किस सराउंडिंग्स में मेरा लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात आई है तो थोड़ा एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में थोड़ा हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकते हैं। ओके, सो नाउ we are moving for earth atmosphere. There actually you can divide many, but mainly there are five layers, right? The lower one is called troposphere, and after that stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere, right? In troposphere, you can set the range, that is, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए क्या करूँगा, कभी कभी स्टॉप करके ना इस तरह का डेटा मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा ताकि आप लोगों को इजी हो और टाइम बच जाए आप लोगों का। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर का जो बाउंड्री है वो 0 से 12 किलोमीटर है। स्ट्रेटोस्फेयर लाइज बिटवीन, ये अब मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया, डेटा एक बार रीड कर लेना जाने के पहले। ओके, now the main thing is we have to study about EVS. These are the introductory part. Okay, now we are going more to move from ecosystem. So ecosystem क्या बोले थे कि पहले जो अपना बायोटिक्स थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी एबायोटिक थिंग्स को मिलाने पे जो बनता है सिस्टम, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बायोटिक कंपोनेंट जो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स फ्लोरा एंड फौना, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्टडी इन द सेंस और नॉर्मल से इंट्रोडक्शन जानना है, बाकी जो भी हमें पढ़ना है वो फंक्शंस में पढ़ना है। ओके, तो फ्लोरा एंड फौना इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया फंजाई इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अबायोटिक्स कंपोनेंट में एयर, वाटर, सनलाइट, रॉक्स, इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो नॉर्मली ये चलो ठीक है, ये भी है पढ़ेंगे, बट फंक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो नेक्स्ट दैट इज बायोटिक पार्ट। तो हम लोग जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे इकोसिस्टम का मैंने स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बायोटिक पार्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। पहले बायोटिक्स कंपोनेंट्स को मैं पढ़ूंगा, राइट। तो बायोटिक्स पार्ट मीन्स लिविंग, बायोटिक पार्ट्स में लिविंग बींग्स। ओके, तो इसको बेसिकली 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लिविंग बींग्स को हम लोग क्या करेंगे, 5 किंगडम्स में डिवाइड करेंगे, राइट। तो एनिमेलिया फर्स्ट टाइप, जिसमें हम लोग देखेंगे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड फिश। तो नॉर्मली रेप्टाइल्स पता है, एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं, ठीक है। प्लांटी की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है, हैविंग सेल वॉल्स, ठीक है। तो वो प्लांटिस में हमारे आते हैं, ठीक है। एंड ब्रूम जो अपना है, जो ब्रूम रैप इज एक्सेप्शन, राइट। आफ्टर दैट वी मूव थर्ड किंगडम, दैट इज फंजाई, ठीक है। फंजाई जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर। एक्सेप्शन हमेशा याद रखना क्योंकि एक्सेप्शन ही क्वेश्चन बनता है। प्रोटिस्टा जनरली यूनिसेलुलर होता है विथ प्रॉपर न्यूक्लियाई एंड ओमीबा एंड इक्रियोटस, ऐसा सा नाम है, एल्गी एंड यूग्लिना, राइट। फिर मोनेरा सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर लाइफ एंड इम्प्रॉपर न्यूक्लियाई, बैक्टीरिया एंड सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लाइफ होता है इसका, राइट। तो ये मेरा 5 किंगडम था। तो बोलेगा तो एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के ये लोग प्रोड्यूसर है, तो फोटोसिंथेसिस का हमको रिएक्शंस आना चाहिए, ठीक है। तो 6H2O + 6CO2, राइट, दैट इज द सनलाइट लेकर वो क्या करेगा, C6H12O6 + 6O2 बनाएगा, राइट। तो प्लांट प्रोड्यूसर की तरह काम करेगा, जिसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, सेल्फ नॉरिशमेंट करता है ये, राइट। उसके बाद प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर क्या, प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, दो ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर एंड एल्गी, ठीक है। वाटर और ओशियंस में साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी आर रॉक्स, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर के तौर पे प्लांट, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी होते हैं, राइट। एनिमल्स क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं,
एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म को नॉरिशेस करता है, मतलब दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स, हम लोग कंज्यूमर बोल जाता है, और प्लांट्स वगैरह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर बोलते हैं, राइट। तो एनिमल्स 3 तरह का होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हार्बीवोरस जो हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं, राइट, और कार्निवोरस जो कंज्यूम करता है हमारा मीट को, ठीक है। एंड ओमनीवोरस जो दोनों को खा जाता है, तो उसको कहते हैं ओमनीवोरस, राइट। फिर इकोसिस्टम फंक्शंस, पहला जो अपना था वो क्या बोलते थे, पहला जो हम लोग पढ़ने वाले थे जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट था वो ख़त्म हो गया। जो मैं बोला था इकोसिस्टम फंक्शन पढ़ना, मेन रूप से यही मेरा सिलेबस है, राइट। वो भी है बट दिस इज़ वेरी गुड, ओके। तो पहला हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, ड्रॉ, एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, बायोटिक इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, बायोटिक सक्सेशन पढ़ेंगे। जो इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जो इसमें जो अपन कवर करेंगे वो कवर करने वाले हैं हम लोग एनर्जी फ्लो को हम लोग कवर करेंगे और न्यूट्रिएंट साइकिल को कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ पार्ट्स अगर रह जाएगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर बोरिंग हो जाएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर। तो राइट, तो एनर्जी फ्लो पे आते हैं। फिर एनर्जी फ्लो, टू स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। तो मतलब क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, सनलाइट। अगर कोई पूछता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो बोलेंगे क्या, सनलाइट। सो हियर द एनर्जी का फ्लो होता है वो कितने तरीके से हो सकता है, तो इसका 3 वे यू कैन सी है, फूड चेन मेथड्स एंड फूड वेव एंड एनर्जी पिरामिड्स, ठीक है। 3 तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, बेसिकली 3 तरीका से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो पहला फूड चेन के बारे में पता है। फूड चेन क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने फूड को प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसे प्राइमरी कंज्यूमर के पास भेजा, उससे फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम किया, प्राइमरी के कंज्यूम करने के बाद प्राइमरी को कंज्यूम कर गया सेकेंडरी को कंज्यूम कर गया टर्शियरी को कर गया क्वार्टिनरी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ग्रास को डिर ने खाया, उसको हाइना ने खाया, उसको चीता को लायन ने, ठीक है। ग्रास, ग्रासहोपर्स, फॉग, स्नेक, काइट्स, यू कैन रिलेट दिस एग्जाम्पल, ओके। फूड चेन, ग्रेजिंग टाइप और डेट्रियस फूड चेन, मतलब जो है कि ये सब जिंदा बोल सकते हैं कि जो लिविंग होने के बाद, डिस्ट्रियस से मर जाने के बाद होता है, ठीक है, फूड चेन, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्रेजिंग में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, राइट, ऑब्वियस बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेजिंग है जो स्टार्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो टेरेशियल, लैंड एंड एक्वाटिक फूड चेन, राइट। एक्वाटिक फूड चेन में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसा एल्गी है जो क्या करता है कि वो सनलाइट को इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर वो बिल्कुल प्लांट की तरह अपना फूड बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ये एक तरह से प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। जू प्लैंक्टन क्या होता है कि जस्ट फाइटोप्लैंक्टन के नीचे होता है, और ये क्या करता है, ये फोटोप्लैंक्टन को मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और जो भी ज़रूरत चीज़ें होती है वो इसको प्रोवाइड करती है, और सनलाइट लेकर ये खाना बनाती है और फिर ये इसको देती है, ठीक है, इसको देते हैं, जू प्लैंक्टन्स को देते हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स को क्या, जेलीफिश खा लिए, क्रस्टेशियंस खा लिया, उसके बाद फिश ने खा लिया, फिर उसके बाद लार्ज फिश ने खाया, फिर व्हेल हो गया, ठीक है। दिस इज द एक्वाटिक फूड चेन, वी विल सी इट लेटर, ओके। नाउ फूड वेब, सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज ओके, फूड चेन इज ओके, फूड वेब इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट among all things, ठीक है। here you can see that multiple food chain intersecting area intersecting each other, right, means क्या हुआ कि जो फूड चेन है, बहुत सारे फूड चेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। वेब इसमें जिग जैक, जस्ट लाइक मकड़ी का वेब, ठीक है, बोल सकते हैं जिग जैक। तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स तो होता है भाई, कॉम्प्लेक्स तो ज़्यादा होता है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यहीं खाना पड़ेगा, प्राइमरी को ही खाना पड़ेगा, सेकेंडरी को ही खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी को भी खा सकता है, और टर्शियरी है जो सेकेंडरी को भी खा सकता है, प्राइमरी को खा सकता है, और प्रोड्यूसर को भी खा सकता है, ठीक है। दिस थिंग्स अकर्स इन इट, ओके। मोर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस बात। देखो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे हॉक है, ठीक है, लेकिन हमारा बेसिक्स प्रोड्यूसर ग्रास एंड ग्रेन्स है, ठीक है। ग्रास है जो ग्रेन्स है, मतलब ऐसा ही कुछ मानते हैं, ग्रास है, ग्रेन है, हो गया, ठीक है। ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग है जो को स्नेक ने खाया,
ठीक है, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्स को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खा लिया। रैबिट्स खाया, रैबिट्स को भी स्नेक ने खा लिया, यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ। ग्रास हॉपर्स को लिजर्ड, लिजर्ड को स्नेक खा लिया। अब यू कैन सी देयर इवन टाइगर्स कैन ईट रैबिट, ठीक है, टाइगर्स कैन ईट रैबिट्स, ठीक है। वोल्फ भी रैबिट को खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉक्स भी रैबिट को खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोट खा सकता है नहीं, ओके, गोट खा सकती है, ठीक है, ओके। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर एनर्जी पिरामिड। तो वेब, फूड वेब समझ गया अपन, फूड वेब हो गया। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं फूड चेन जो क्या फूड वेब इज। नाउ नेक्स्ट एनर्जी पिरामिड्स, ठीक है, एनर्जी पिरामिड्स। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एनर्जी पिरामिड्स, ओके। अपराइट पिरामिड्स, इसका में क्या हुआ कि देखिए नॉर्मल से देखते हैं, एक लेवल 1 का कंज्यूमर, लेवल 1 का 1 इज प्रोड्यूसर। सपोज दैट एक ग्रेन्स है या घास है, ठीक है, ग्रास है, इसने सनलाइट्स वगैरह लेकर अपना फोटोसिंथेसिस करके इसने इतना एनर्जी ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर ने इसे खाया, तो उससे पूरी एनर्जी तो नहीं मिलेगी भाई, उससे तो एनर्जी कम मिलेगी। फिर इसने खाया, इसने खाया, इसने खाया, तो एनर्जी को आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे कमते जा रहा है। तो जो ये पिरामिड शेप है इसको अपराइट पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ डायरेक्टली बायोमास। बायोमास क्या होता है? द टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ए गिवन एरिया ऑफ वॉल्यूम। मतलब एक वॉल्यूम दिया हुआ है, उसमें कितना मेरा वेट है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो उसे हम बायोमास बोलते हैं, राइट। अगर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ एंड प्रोपोर्शनल टू बायोमास, राइट। कि जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो बायोमास ज़्यादा होगा। ऑब्वियस बात, ग्रास ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे अगर ग्रास को खाने वाला गोट्स है, ऑब्वियस बात उसका बायोमास ज़्यादा होगा उस वॉल्यूम में। एक जंगल की बात करते हैं, उस जंगल में ग्रास ज़्यादा होते हैं, उसमें डीर ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है? लाइन, ऑब्वियस बात है ज़्यादा लाइन थोड़ी होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं एनर्जी जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ है। एंड वो बायोमास है, बायोमास भी उसका ज़्यादा है, तो एनर्जी इतना है, ठीक है। तो एनर्जी को अगर बायोमास को इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी ऑब्वियस बात इंक्रीज होगा और नंबर भी इंक्रीज होगा। जनरली प्लीज नोट दिस पॉइंट, जनरली बायोमास का जो पिरामिड है अपवर्ड होता है, जनरली नंबर का भी अपवर्ड होता है, लेकिन मैं इसको अभी गलत साबित करूँ। जनरली इसलिए होता है कि मोस्ट टाइम, चलो ठीक है, जनरली अपवर्ड होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता। उसका एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। नंबर पिरामिड की बात करते हैं। जैसे अब एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, उस पर एक पंछी रहता है, 5 पंछी रहते हैं, ठीक है। उस पंछी में 50 पैरासाइट्स होते हैं, राइट। तो एक ट्री है, उसके फल को 5 बर्ड खा रहे हैं, उसमें 50 पैरासाइट्स है। तो नंबर है, ये एनर्जी का बात नहीं करें। एनर्जी में ऑब्वियस बात है ट्री के पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये नंबर पिरामिड्स की बात करते हैं। तो देखो नंबर्स तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। पेड़ एक है, 5 बर्ड है, 50 पैरासाइट्स है। तो नंबर पिरामिड्स इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था? अपवर्ड होगा, लेकिन जनरली बोला था, ठीक है, ओके। नाउ फॉरेस्ट बेस्ड फूड चेन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, सपोज दैट उस फॉरेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ट्री है, 10,000 ऑफ ट्री है, उस पे वर्ड है। एक ट्री पे सपोज दैट एक रेशियो ले लेते हैं कि 5 मंकीज वर्ड मिलाकर एक पे 5 एनिमल्स है। एनिमल्स वर्ड्स जो भी है, लिविंग बींग्स 5 है, ठीक है। तो टोटल 50,000 हो गया। एंड उसमें उस जंगल में लेओपार्ड 8,000 होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो स्पिंडल टाइप मिल गया कि 10,000 मेरा नंबर ही है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि अगर मान लिया अपराइट नहीं होगा तो डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल भी मिल सकता है। 10,000 पेड़ बट 50,000 तुम्हारा नॉर्मल सा प्राइमरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, जो डिपेंड्स ऑन इट्स। एंड स्पिंडल्स में 8,000 सबसे अपर है, वो सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो स्पिंडल्स भी मिल गया मेरे को। तो बोल सकते हैं कि पिरामिड्स का ज़रूरी नहीं है कि शेप हमारा ये हो, अपराइट्स हो या डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली अपवर्ड, ओके। नाउ बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। हम लोग तो अभी टेरेस्ट्रियल के देख लिया, अब एक्वेटिक फूड चेन के लिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा इस पे। जैसा कि पहले में मैं बताया फाइटोप्लैंक्टन एल्गी के बारे में एंड जू प्लैंक्टन के बारे में, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे बायोमास, जैसे बायोमास को क्या बोला, बायोमास इज ऑल्सो ए अपवर्ड, देखे, लेकिन यहाँ पे देखो बायोमास इन्वर्टेड यहाँ पे हो जा रहा, कैसे देखते हैं
क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन ऊपर है, ध्यान से देखो फाइटोप्लैंक्टन ऊपर है, नीचे क्या है, जूप्लैंक्टन है, राइट। जूप्लैंक्टन ने बोला, क्या बोला जूप्लैंक्टन भाई, बोलो। जूप्लैंक्टन बोला कि मैं तुम्हें मिनरल्स देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें मिनरल्स देता हूँ तो मुझे खाना दो। फाइटोप्लैंक्टन बोला ओके भाई ठीक है मैं दूंगा मिनरल्स। तो मिनरल्स लिया, खाना बनाया, खाना बनाकर उसको एज ए प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस किया। एक दूसरे से ये बना हुआ है, अगर एक का भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा मर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन एल्गी है वो 500 kg है, राइट, वाइल जूप्लैंक्टन क्या है 2000 kg है, क्योंकि वो नीचे रह रहा है ना, तो नीचे रह रहा है, ये इन द सेंस नहीं कि ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड देख रहे हो आप कि 500 है और 2000 है जो नीचे है, तो ऑब्वियसली ना नंबर की भी बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कम बायोमास की बात कर रहे हैं, तो इतना कम वॉल्यूम में इतना सा वॉल्यूम में इतना मास है, इतना सा वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मास कम है। एक बता रहा हूँ, वैसे होता नहीं है एक्चुअली कि वॉल्यूम कम होता है नदी वगैरह का, बस एक बता रहा हूँ कि नीचे है तो कम ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिमाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एनर्जी फ्लो कंप्लीट ना, अब न्यूट्रिएंट साइकिल की बारी है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के पास, चलो भाई। न्यूट्रिएंट साइकिल, ओके। न्यूट्रिएंट साइकिल बोले तो क्या, आल्सो कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब जो जरूरत है, अगर न्यूट्रिएंट मीन्स क्या, जिम करने वालों को प्रोटीन जरूरत है। अब पेड़ के लिए क्या जरूरत है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो CO2 इज ए न्यूट्रिएंट फॉर CO2 ट्री, ओके। सो हियर यू कैन सी, उसमें पहले हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी का डिस्कशन करें, फालतू टाइम नहीं है ना, 1 घंटा में आपको हो जाएगा सिलेबस इसका, 1-2 घंटा में हो जाएगा आपका इन्वायरमेंटल साइंस, ओके। तो कार्बन साइकिल, CO2 गैसियस साइकिल, ओके। यहाँ पे देखते हैं CO2 प्रोड्यूस कैसे हो रहा है और CO2 कम कैसे हो रहा है, इस पे फोकस करते हैं, राइट। प्रोड्यूसर इन द सेंस ट्री, घास, और कौन, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। वो क्या किया कि उसने CO2 तो रिलीज करता है, पहले उसने CO2 को एक्सेप्ट किया, ओके, और फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करके डिस्ट्रीब्यूट किया। ये लोग जिंदा रहा और जिंदा रहकर CO2 दिया, CO2 दिया, CO2 दिया, CO2 दिया, ठीक है, और इसने CO2 इसको मिला, ये भी CO2 देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं देता है, और इसने इसको CO2 दिया, इसने जिंदा इसको किया और फिर इसने CO2 दिया। लेकिन ये लोग इतना लोयल है, जीने के साथ साथ तो वादा निभाता ही है, मरने के बाद भी वादे निभाते हैं। ये लोग मर गए, ठीक है, मरने के बाद डेट्रियस, सड़ने गलने के बाद भी CO2 इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो यही होता है जिंदगी, जीने के पहले भी और मरने के बाद भी इसने CO2 प्रोड्यूस किया और ये अपना साइकिल चलता रहा, ठीक है। CO2 का, अब CO2 के बारे में पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो CO2 का स्टडी बहुत जरूरी है, और न्यूट्रिएंट साइकिल में CO2 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। तो CO2 का सिंक कहाँ कहाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब CO2 देखो, ओशियन भी CO2 को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब कैसे करता है CO2 को, ओशियन पे सनलाइट आया, CO2 प्लस H2 मिलकर H2CO3 बना लिया, H2CO3 2H प्लस CO3 2 माइनस, ठीक है, ये हो गया। मेजर कार्बन सिंक्स की बात करते हैं तो ओशियन में लाइमस्टोन मेरा हो गया, फॉसिल फ्यूल्स में हमारा कोल, क्रूड ऑयल्स हो गया, फॉरेस्ट में वुड्स हो गया, सॉइल में ओल्ड रूट्स, ह्यूमस एंड इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, सॉइल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है एक डार्क मटेरियल होता है जो कि डिस्ट्रियस एलिमेंट्स को मरने के बाद या फिर उसके सड़ने गलने के बाद बनता है, डार्क कलर का एक मिट्टी टाइप का बनता है, ठीक है, उसको ह्यूमस कहते हैं, जो कि बहुत पेड़ पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उर्वरक होता है, फर्टाइल होता है, एकदम मस्त, ठीक है। CO2 की क्वांटिटी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एयर में कितना उसका क्वांटिटी है, राइट। उसके साथ साथ N2 का 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, AR का 0.3, आर्गन का 0.93%, CO2 का 0.03%। वाइल 0.03% नॉट ए लिटिल नंबर, ओके ना। CO2 लेवल्स इंक्रीज, इसका 1850 का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है उसके बाद CO2 हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, राइट।
तो इनिशियली जब रिवोल्यूशन के पहले जो हमारा CO2 था 0.278%, ओके, 278 ppm पार्ट पर मिलियन, ओके। इन 2019 में 2019 में CO2 है जो 415 ppm हो गया भाई, सोचो। लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से कुछ टाउन्स में लॉकडाउन रहा, कुछ शहर में लॉकडाउन रहा, कुछ कंट्री में रहा, उसके कारण 412.5 ppm, भाई उतना लॉकडाउन रहने के बाद इतना कम आता है। सोचो अभी कितना कम करना है, अभी हमको इसको किस लेवल तक ले जाना, ये आप सोच नहीं सकते। इसको देखो 278 था, तो एटलीस्ट 300 के आसपास तो नहीं जाना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, राइट। 2020 में देखें तो 418 पर से 417, तो ये इंक्रीज ही हुआ नंबर। तो इस पर ये हमारा सोचने का विषय है कि इसे कैसे कम करें। CO2 इंक्रीज होने से क्या होगा? पहले इंड्यूस करने का रीज़न सबसे बड़ा, डेंजरस एनिमल मैन, ठीक है। मैन फेमिनिज्म वाली बात नहीं है, वुमेन भी है, ठीक है। यहाँ पे फोसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन, फोसिल फ्यूल्स को बर्न करने पे, डिफॉरेस्टेशन करने से, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री से, खेत की जुताई करने से ये सब होता है। क्योंकि खेत की जुताई करने से, बोले खेत की जुताई करने से क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन है जो ज़मीन के अंदर है, ठीक है, वो बाहर आ जाती है और C+O2 CO2 बना लेती है। ये भी एक बिग रीज़न है, ठीक है। नॉट व्हाट हैपन इफ CO2 इंक्रीजेस, CO2 इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्या होगा? CO2 क्या करता है? CO2 क्या करता है? सुनो, CO2 क्या करता है? अर्थ है अपना और ये एटमॉस्फेयर है, सन ने लाइट भेजा, ठीक है, इससे रिटर्न हो जाना चाहिए। बट CO2 अगर ना होता तो अभी अपना टेम्परेचर -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता। CO2 अगर ज़्यादा होगा तो अपना टेम्परेचर 14 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या करना है अपने को? बैलेंस रखना है, ठीक है। अभी इसका जो टॉलरेंस लेवल है 14 + 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 लिखा नहीं रहा यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो CO2 का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, क्या करेगा? अर्थ है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को छोड़ा, जो हमारा क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, जिसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब CO2 ऑब्जर्व किया, इसको, इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, कुछ को रिफ्लेक्ट किया, कुछ को वापस अर्थ पे भेज दिया। तो ये एक तरह से मेरा हीटर है, ठीक है, हम लोग का हीटर है ये CO2। तो यहाँ टेम्परेचर की बात होगी कि अगर CO2 ना हो तो अपना टेम्परेचर -14 डिग्री हो। अगर CO2 ज़्यादा हो तो पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द सबसे ज़्यादा बड़ा हेडेक तो वही है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। यही ट्रैप करता है, ग्लोबल वार्मिंग देता है, क्लाइमेट चेंज होता है, डिजास्टर, इसके कारण फ्लड होता है, ये सब देखेंगे। फ्लड कैसे आता है, ड्रॉट क्यों आता है, साइक्लोन कैसे आता है, हीट वेव क्या है, ये सब देखेंगे, ठीक है। टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग देखिए, CO2 इमिशन को हमको कम करना पड़ेगा भाई। इसके लिए अभी कम करना पड़ेगा, ठीक है। 300 ppm हमको चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब पेड़ लगाएंगे। तो अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रमोशन टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इसको प्रमोट करेंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग यूज करें, राइट। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम लोग यूज करेंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। बायोफ्यूल यूज करेंगे, इथेनॉल जो कि हमारा अभी चल भी रहा है, गन्ना के रस से, फिर गुड़ से, क्या बोलते हैं, और फिर मक्के से, ये सबसे इथेनॉल बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ताकि हमारा जो क्या होगा, इससे क्या होगा, इथेनॉल एक्चुअली क्यों करेगा कि फोटोसिंथेसिस से उसमें CO2 + H2 है। तो ये क्या होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया वो उतना कार्बन डाइऑक्साइड वापस चल जाएगा, तो इसको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल कार्बन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लाई ऐश, ये टॉक्सिक होता है, जो चिमनियों वगैरह से निकलता है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अपना इन्वायरमेंट पे ना जाए, पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, ब्रिक्स के फॉर्म में इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट। तो अभी हमारा जैसे बताया था कि टेम्परेचर का टॉलरेंस लेवल अभी क्या है, T < 14 डिग्री + 1.5 डिग्री। अगर T को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग उजड़ जाएंगे, ठीक है। इसी को देखते हुए हम लोग बोले तो पूरा वर्ल्ड में जो महान लोग हैं उन्होंने बनाया IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये क्या बोले कि CO2 को अब नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करें, सिक्वेस्ट्रेशन बाय मशीन के द्वारा सिक्वेस्ट्रेट कर लो, या फिर क्या कर लो, कार्बन कैप्चर एंड स्टोर कर लो। कार्बन जितना एनवायरनमेंट में उसको कैप्चर करो और उसको स्टोर कर लो,
ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, डी पोजीशन में कहीं जाके उसको रख देंगे। फिर भी यहाँ पे आदमी मैन विल बी मैन, उसने बोला कि जब कार्बन को कैप्चर ही कर लेंगे तो उसको एक बार यूज करेंगे, फिर कैप्चर करके उसको फिर रेस्टोर करेंगे। तो समझ रहे हो, कार्बन को पहले कैप्चर करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, उसको बोलते हैं CCU, कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज। ठीक है, ये हो गया। ये सब डिपार्टमेंट देखने वाले को कहते हैं जियो इंजीनियरिंग, जो कि हमारा कार्बन इस पे रिसर्च करा है, CCS और CCUS पे करा है, SRF सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट भी वो देखता है। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट ये क्या है? कार्बन फुटप्रिंट कहता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो एक साल में जितना कार्बन इमिशन होता है उसे बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। आगे हम लोग देखेंगे कार्बन क्रेडिट क्या है, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ जियो इंजीनियरिंग ये नोट्स है कि टाइम बचाने के लिए हमने नोट्स को ही यहाँ पे अपलोड कर दिया ताकि टाइम बचे, टाइम कम है ना एग्जाम के लिए। सो अब कार्बन साइकिल इस ओवर, कार्बन फुटप्रिंट हो गया, कार्बन साइकिल इज ओवर। नाउ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल वी कैन से दैट। ओके, ये क्या होता है? ये सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत लोग जिम बनाते हैं ना, उसके लिए प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, हाउ प्रोटीन इज पॉसिबल मैन? बिकॉज प्रोटीन contains nitrogen in the form of amino acid। जो नाइट्रोजन गैस होता है वो नाइट्रेट एंड अमोनिया इन सॉइल में होता है, ठीक है, और उससे पेड़ लेकर उसे एमिनो एसिड बना देते हैं, ठीक है, जिसको ATP बोलते हो, ठीक है, सॉरी ATP नहीं बोलते हैं, ATP तो डिफरेंट चीज है, राइट। एमिनो एसिड, राइट, एमिनो एसिड इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन खाओ और जिम जाओ। नाउ अब इसका सोर्स क्या है नाइट्रोजन का? देखो ये बहुत ही अच्छा साइकिल है, टाइम बचाने के लिए मैंने डेट नोट से दे दिया हूँ, नहीं तो मैं इसे ड्रॉ भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट है तो इसलिए इसी को यूज किया हमने। देखो क्या होगा कि सिंपल, प्रोड्यूसर इज द गॉड, राइट। पेड़ भैया, पेड़ थे, उन्होंने क्या किया, सॉइल, ट्री है जो डिपेंड्स ऑन सॉइल, राइट। सॉइल में हमें नाइट्रोजन चाहिए, कैसे आएगा? नाइट्रोजन को क्या करता है, लाइटनिंग जब होती है तो भगवान ने कुछ ना कुछ बनाया है किसी चीज़ के लिए। लाइटनिंग का वैल्यू हम लोग समझते थे कि करंट ही प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। मैं बताऊंगा कैसे, इंटरेस्टिंग। सॉइल, फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण तुम्हारा NO3 नाइट्रेट एंड अमोनिया बनता है, उसमें क्या होता है, राइजोबियम एंड आइजोबैक्टर, दो बैक्टीरिया होती हैं, फ्री इन सॉइल, ये सॉइल में घूमता फिरता रहता है। ये है जो लेगुमिनस दलहन वाले पेड़ में ना पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये ठीक है, इसको बायो फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। आइजोबैक्टर्स एंड राइजोबियम, ठीक है, NO3 एंड NH43। अब ये क्या किया कि सॉइल में इसको मिक्स कर दिया, पेड़ ने लिया और ये खाना बनाया, दिया, सबको खिलाया, ठीक है। ये लोग मरे, डिस्ट्रियस साड़े गल के फिर सॉइल में मिले, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गए, एंड आफ्टर दैट एक तो मैन मेड, ये कैसे पीछे रह सकता है, इसने यूरिया बनाया, यूरिया में सॉइल में डाला, फिर ये काम करने लगा। तो यहाँ पे देखो इतना सोर्स है इसमें नाइट्रोजन गेन करने का, राइट, और एक सोर्स है डिनाइट्रिफिकेशन, वापस नाइट्रोजन जाने का, सोच लो। और जो तुम्हारा डिनाइट्रिफिकेशन करता है उसका नाम है स्यूडोमोनास, ठीक है। स्यूडोमोनास है जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर में पहुंचाता है, स्यूडोमोनास। तो ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, राइट। अब ये हो गया तुम्हारा यूरिया। चलो अब मैं बताता हूं तुम्हें कि लाइटनिंग से कैसे बनते हैं नाइट्रोजन। ओके, लाइटनिंग से कैसे बनता है नाइट्रोजन? ये अर्थ है अपना सरफेस एंड ये पॉजिटिवली चार्ज है, यू कैन सी है, एंड ये अपना क्लाउड है, राइट। क्लाउड में क्या हो गया, वाटर वेपर्स, बूंदे, वाटर बोल सकते हैं, ऊपर है जो आइसेस हैं, और ये चार्ज, इसके बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट देखने को जैसा फील हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स विल अंडरस्टैंड बेटर। एंड कोलाइड्स, चार्ज ये कोलाइड होंगे, लाइटनिंग हुआ N2 था, ये N2 टूटा नेसेंस में, ऑक्सीजन टूटा नेसेंस में, बन गया NO3 माइनस, दैट्स फॉर्म नाइट्रेट, राइट, एंड ये मिट्टी में आ गया, राइट, बारिश के थ्रू। अब क्या होता है कि अब बारिश कैसे होती है, बारिश के बारे में आया तो चलो अब ये आर्टिफिशियल रेन कैसे दूर रह सकता है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है,
चैप्टर्स नहीं, टॉपिक आर्टिफिशियल रेन। तो भाई आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है, क्या होता है, क्लाउड सीडिंग करते हैं, क्लाउड सीडिंग कंडेंसेशन वाटर। एक्चुअली रेन होता है कैसे, क्या होता है, डस्ट है, डस्ट के चारों तरफ वेपर्स हमारे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, और वो ना जब वेट बढ़ता है तो वो ड्रॉप बनकर नीचे चला आता है। तो सेम आर्टिफिशियल शेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड को हम लोग छिड़काव करते हैं, फिर ड्राई आइस को, फिर उस पर क्या होता है, वाटर वेपर्स है जो एक्यूमुलेट होते हैं, और उसके बाद वो जब उसका वेट बढ़ जाता है तो वो फिर अर्थ पे आ जाता है। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल रेन होता है, ठीक है। नाउ टॉपिक्स में अगर देखते हैं एंड अच्छा कुछ है, सॉरी, नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन किस तरह से बनता है। नेचुरल प्रोसेस में हम लोग पता ही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकम्पोजिशन, लाइटिंग, ये सब हो गया, ये सब को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन बनने की प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। N2 = NO3 N+। डीनाइट्रिफिकेशन जो हमारा एक ही बैक्टीरिया करता है, जिसका नाम बताओ क्या था, इसका नाम क्या था, स्यूडोमोनास था, ठीक है, वो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो इस तरह से हो गया मेरा, राइट। चैलेंजेस भाई, इसके बिना तो कैसे हो सकता है, चैलेंजेस के बिना कोई भी चीज़ कंप्लीट है, चैलेंजेस के बिना, राइट। ओवर यूज ऑफ यूरिया, क्या होगा भाई, ओवर यूज ऑफ यूरिया होगा तो क्या होगा, खाना ही तो बनाना है, दे देता है नाइट्रोजन, जम के खाना बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, सेहत बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा, N2NO N2O NH3 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे क्रॉप्स लगे हुए हैं, राइट, जैसे मिट्टी है और ये है, तो जब यहाँ पे ज़्यादा यूरिया को अगर छिड़काव करेंगे तो वो अंडरग्राउंड वाटर के साथ हमारा वाटर के साथ अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, ठीक है। अब यूरिया प्लस वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 या CO NH2 प्लस H2O मिक्स H प्लस एसिडिटी, राइट। एसिडिटी इनहेंस इनफर्टिलिटी इंक्रीजेस, राइट। नाउ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, यूरिया डिके, हमारा यूरिया डिके होता है तो एयर पॉल्यूशन भी करता है। जो गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, जो खाद को देखे होंगे खेत में छिड़के हुए, तो जाने के बाद अजीब तरह का महक आता है, ठीक है, स्मेल आता है। नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखो, पॉपुलेशन अगर हमारा इंक्रीज होता है तो फूड डिमांड इंक्रीज होगा, लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल ऑब्वियस बात चेंज होगा, राइट। जैसे नॉर्मली अगर कोई भी है एक चीज़ को, अगर पिज़्ज़ा बर्गर ये सब क्या होता है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है, तो फूड्स डिमांड्स भी अजीब तरीके आते हैं लोगों का, जिसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुने हैं कि कुछ बनाने में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है। तो फूड वेस्टेज इंक्रीजेस, क्रॉप प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, नाइट्रोजन कंजप्शन विल आल्सो इंक्रीज, सॉइल नाइट्रेट विल डिक्रीज, ओके। तो अब भाई तुम सब चीज़ को बढ़ाते जा रहे हो तो सॉइल में जो नाइट्रेट है वो तो डिक्रीज होगा ना जी, डिक्रीज हो गया। अब फ्यूचर में क्या होगा कि उसका प्रोडक्शन, क्रॉप जो प्रोडक्ट दे रहा था उसका क्रॉप हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो कंपनसेट करने के लिए आदमी लोग बैठा हुआ है भाई, दिमाग लगाने वाले, यूरिया दिए, बोले अरे यूरिया, अरे चाचा यूरिया मारिए, और मार दिए एक बोड़ा, ऐसे बोल दिए, मार दिए, मारे, उसका असर देखेंगे क्या होता है। तो हाइवर वो उस प्रोसेस से हम लोग यूरिया बनाते हैं भाई, ये भी प्रोसेस याद रखना। नाउ अब N2 है, ये तो बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखना। ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो CO2 N2 दोनों आता है, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग में इसका होता ही है। अब हाँ, मोस्ट एक्सेसिव यूरिया देंगे तो क्या होगा, थिंक मान लिया यहाँ पे अपना क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे अपना क्रॉप है, क्रॉप शुड बी ग्रीन ना, ग्रीन, ओके, यहाँ पे अपना क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप है, सॉरी इधर क्रॉप अपना लगा हुआ है, ये सब क्रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरिया दिया हुआ था, यूरिया शुड बी ब्राउन, चलो यहाँ पे यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, एरिया है, ठीक है। अब क्या हो गया, वाटर है, वाटर के साथ ये मिक्स हो गया, और मिक्स होकर क्या कुछ कहीं पे पॉन्ड है, राइट, ये पॉन्ड पे आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड पॉन्ड है जहाँ पे पानी रुकता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे जो एल्गी था, छोटे छोटे प्लांट्स थे, उसको तो क्या बोलते हैं, उसका तो मतलब लक साथ दे दिया भाई, इतना न्यूट्रिएंट वाला मटेरियल इसके पास आ रहा है, सोचो इतना न्यूट्रिएंट वाला मटेरियल आ रहा है, तो क्या होगा, केमिकल न्यूट्रिएंट रिच वाटर क्या करेगा, वो अपना
ग्रोथ इंक्रीज कर देगा। तो आप देखते होगे कि कहीं स्टेजेंट वाटर जहाँ पे रुका हुआ है पानी, किसी तालाब में हरा हरा चीज़ ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहता है, दैट इज क्या है, वो अपना न्यूट्रिशन के कारण वो अपना ग्रोथ इतना कर लेने के ऊपर पूरा छेक लेता है जगह को, मतलब घेर लेता है जगह को, उसी को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। समझे? रिच नाइट्रोजन के कारण लोग उसमें जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग प्लांट्स, एल्गी, इवन बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज, ठीक है, वो बैक्टीरिया तो नहीं बोल सकते फोटोसिंथेसिस, कुछ बैक्टीरिया साइनो क्या बोलते हैं, एक बैक्टीरिया का नाम बताए थे जिसका नाम क्या था, साइनो बैक्टीरिया कुछ था, ठीक है, वो अपना वो भी करता है फोटोसिंथेसिस, राइट। तो एल्गी और छोटे प्लांट्स वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, अपना बायोमास इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इज उतना लेकिन मास इज इंक्रीजेस, सो बायोमास अपना बढ़ाएंगे और वो अपना जगह लेंगे, साम्राज्य बढ़ाएंगे, तो और ये भर जाएंगे, उसी को यूट्रिफिकेशन बोलते हैं कि केमिकल न्यूट्रिएंट रिच वाटर दैट लीड्स यूट्रिफिकेशन, राइट। अब इससे यूट्रिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉन्ड है, सपोज दैट पॉन्ड है, राइट। उस पे ऊपर जो हमने एक जो बैक्टीरिया का नाम लिया था, उस बैक्टीरिया में क्या था, फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया, ठीक है, या बैक्टीरिया से नहीं, सॉरी एल्गी, बैक्टीरिया बोल रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया घुस गया दिमाग में, बट चलो नॉर्मल सा पेड़ से इसे समझते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा एक छोटा सा मैक्रो प्लांट है, ठीक है। क्या हुआ कि ये क्या किया, ऊपर जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन रिच है, यहाँ पे यूरिया आ गया, ठीक है। अब इस जो ऊपर वाले प्लांट है उन्हें मिल रहा है सफिशिएंट न्यूट्रिशन। वो भाई सफिशिएंट न्यूट्रिशन अगर तुम्हें कोई देगा, बहुत सारे पैसे तुम नहीं लोगे, या कुछ भी खाने पीने वाला चीज़ दे तो नहीं लोगे, तो वो क्या किया, उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और उससे अपना साम्राज्य बढ़ाया। अब ऊपर ही तुम भर दिया तो नीचे जो फिश हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो सब क्या हुआ, डेड होना स्टार्ट हो गया, राइट। अब डेड होना स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर से ऑक्सीजन नीचे आ ही नहीं रहा, सनलाइट आ ही नहीं रहा, तो नीचे वाले भी तो कुछ होते हैं पानी में, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर वो भी तो, उनकी भी तो ऑक्सीजन का डिमांड होता है। अब ऑक्सीजन का डिमांड तुमने जो इंक्रीज कर दिया अंदर, नीचे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा, तो क्या हो गया, तो नीचे एक सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे मर गए लोग, मर गए क्या बोलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स जो हाइड्रोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे लाइक फिश वगैरह, ये सब भी डेड होने लगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट, हाइपोक्सिया की वजह से मरने लगे। तो अब क्या हुआ कि अब देखो वो मरे, अब वो लोग डेट्रियस थिंग्स है, तो मतलब वो सड़ेंगे, बिना ऑक्सीजन का सड़ना, डिकम्पोजिशन, जो भी ऑक्सीजन है उसमें क्या करें, जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज स्टार्ट तेजी से कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत भी होप था पहले कि थोड़ा भी ऑक्सीजन अगर जो बचने वाला है, वो भी अब मरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो भी था उसको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया यूज कर रहा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन का नीचे कमी हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इंक्रीजेज, तो क्या हो गया कि डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेज, अब जो ऑक्सीजन डिजोल्व था वो भी डिक्रीज होना हुआ था, फिश वगैरह भी मरना स्टार्ट हो गया। तो वहीं बोल रहा हूँ कि जो पहले हो गया जो प्लांट्स वगैरह मरे, अब उसके बाद जो डिजोल्व ऑक्सीजन वो भी मरना स्टार्ट हुआ, तो घटना स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा, तो फिश हमारा मरना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया कि फिश जब मरना इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ कि लास्ट में उसी को बोलते हैं, जब सब चीज़ खत्म ही हो गया, ठीक है, सब चीज़ खत्म हो गया, नीचे वाला जो अपना था जो प्लैंक्टन्स वो भी मर गया, तो उससे ऊपर वाले को कौन देगा न्यूट्रिएंट्स, बताओ, तो वो भी खत्म हो गया, तो भाई खत्म, सब कुछ खत्म। तो क्या हो गया, एजिंग ऑफ लैक उसी को बोलते हैं कि ब्राउन हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ सब कुछ खत्म हो गया, ब्राउन कलर का हो गया और वो सारा कुछ मर गया, तो उसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ लैक्स। बहुत भद्दा सा गंदा सा दिखता है, ग्रीन गाढ़ा गाढ़ा सा दिखता है, तो उसी को डेड जोन बोलते हैं, राइट। ये हो गया तुम्हारा यूट्रिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस यूट्रिफिकेशन का है, ठीक है। अब इसी के में अगर बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे यूट्रिफिकेशन को इंक्रीज करता है, ग्लोबल, अगर मैं पूछता हूँ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट यूट्रिफिकेशन, देखो यूट्रिफिकेशन करने वाला कौन सा है, अगर उसको बढ़ाना चाह रहा तो इसमें जो बैक्टीरिया है अंदर, बैक्टीरिया जो डेट्रियस मटेरियल्स को सड़ा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, राइट, ऑक्सीजन को, डिजोल्व ऑक्सीजन को उसको यूज़ करेगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बराबर के से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज टेम्परेचर मतलब सफिशिएंट इंक्रीज टेम्परेचर विल एक्टिव बैक्टीरिया मोर देन
जैसे पहले था उससे एक्टिव कर देता है, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया एक्टिव हो गया तो तेजी से वो डिकम्पोज करेगा मटेरियल्स को, और तेजी से करेगा तो तेजी से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा तो फिर जल्दी ही पूरा लैक डेड हो जाएगा। तो हम को बोल सकते हैं यूट्रिफिकेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, इसका रिमेडी का है, इस पर भी बात करते हैं। तो ये यूट्रिफिकेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ रेमेडी एंड सॉल्यूशन रिगार्डिंग द नाइट्रोजन यूरिया प्रोडक्शन, राइट। तो प्रमोशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसा बहुत सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अभी सिक्किम चल रहा है ना, अब इधर कौन सा ये पता तो नहीं है, बट सर्च कर सकते हो, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर, अभी तो बोला था बायो फर्टिलाइजर के बारे में, कुछ देर पहले नाम लिया था, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और करेंगे डिस्कस अभी। बायो पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। नीम, बायो पेस्टिसाइड नीम्स, बचपन से सुनते आ रहा होगा नीम्स, ठीक है, नीम, राइट। तो बायो फर्टिलाइजर में क्या होगा, बैक्टीरिया एजोबैक्टर जो हम लोग फ्री सॉइल्स में पाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जितना यूज करना है इसको यूज कर लो। कंपोस्ट, जो काउ डंक्स वगैरह से जो डिकेड मटेरियल है, और सॉरी काउ डंक्स तो ऑर्गेनिक मैन्योर से बनता है, ठीक है। और जो डिकेड सब्जी वगैरह उससे जो बनता है, सब्जी वगैरह के छिलके से जो बनता है, उसके डिकेड मटेरियल से जो बनता है उसे कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारा सॉल्व का, ये सब जो हम लोग यूज कर रहे थे यूरिया उसके जगह पे यूज करने का, ठीक है। चलो भाई, किसी को मन है कि नहीं हमको तो यूरिया ही यूज करना है, उसके लिए भी है सिस्टम, राइट। तो नेचुरल फार्मिंग, पहला बात तो नेचुरल फार्मिंग जो हमको सुभाष पालेकर जो महाराष्ट्र के उन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने क्या किया है कि कॉ डंक्स, काउ यूरिन और जागरी जो गुड़ होता है उसके सब मिला के मेन फ्लोर बनाया है, जो क्या होता है ना कि जिसका नाम उन्होंने जीव अमृत दिया है, ठीक है, जीव अमृत नाम दिया है, जो कि यूज करते हैं वो खेतों में और बहुत अच्छा प्रोडक्शन ला रहे हैं। तो इनका सुभाष पालेकर, यू कैन सर्च एंड यू कैन रीड अबाउट इट, ओके, हिम। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसको बोलते हैं। एक और है स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग क्या है, इधर कुछ और फल लगाया, कुछ इधर और फसल लगाया, इधर कुछ और, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अदर मेथड्स में करते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ यूरिया, किसी भी चीज़ को ऑप्टिमम यूज करेंगे तो भी हमें कुछ राहत मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ यूरिया बाय सॉइल टेस्टिंग, ओके। तो कुछ साइंटिफिक तरीका से हम लोग सॉइल को टेस्ट करते रहेंगे और कब कितना क्वांटिटी में ज़रूरत है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। नाउ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एक स्कीम है, इस स्कीम के बारे में पढ़ सकते हो। सॉइल हेल्थ स्कीम का हेल्थ कार्ड स्कीम है, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया, नहीं तो मैं इसे अगले क्लास में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, ओके। नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, अच्छा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नीम कोटेड यूरिया। देखो यूरिया नॉर्मल, अगर नॉर्मल यूरिया को अगर यूज करते हैं तो उसका क्या होगा, डिके का रेट है जो बहुत फास्ट है। तो अगर मान लिया 2 दिन पहले मैं यूरिया को खेत में छीटा हूँ, ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब छिड़काव किया यूरिया का, अब बारिश हुआ, आज बारिश हो गया, 2 दिन पहले पूरा घुल कर निकल गया, तो यूट्रिफिकेशन को हमारा बहुत वो क्या इनहेंस कर देगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उस जो यूरिया बन रहा है, ठीक है, उस यूरिया में क्या करता हूँ, ये यूरिया, ये तुम्हारा यूरिया, इसके ऊपर ना मैं नीम का कोटेड कर देता हूँ, ठीक है, नीम को कोटिंग कर देता हूँ। ये यूरिया है उसके ऊपर नीम का कोटिंग चढ़ा देता हूँ। तो ये क्या होगा कि मान लिया यहाँ पे फसल है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप है कोई, सपोज दैट यहाँ पे कोई क्रॉप है, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये क्रॉप को ना ये उस क्वांटिटी में धीरे धीरे इसको देगा। अगर बारिश होती है भी तो नीम का कोटिंग ना इसे बचाते हैं, ठीक है, इसे बचाएगा, इसका जो रेट है डिकेइंग का उसे कम कर देगा, ठीक है। और डिकेइंग का रेट अगर कम हो गया तो मेरा ऑप्टिमम यूज ऑफ यूरिया, पहले क्या होता था कि बारिश आया चलो धुल गया, जितना यूज हुआ उतना यूज हुआ और एयर को पॉल्यूट कर रहा है, बट ये दोनों चीज़ को रोक सकता है। एक तो जल्दी डिके होने से रोक सकता है और एयर पॉल्यूशन से भी कुछ राहत दे सकता है। तो मोर इफिशिएंट वे में यूज करना है तो नीम कोटिंग कर देंगे, यूरिया को नीम कोटिंग करेंगे ताकि स्लो डिजल्विंग ऑफ यूरिया। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बेसिकली जो कंप्लीट किया है उसको एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में वाटर साइकिल से स्टार्ट करूँगा, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है, तो वो अलग है, लेकिन वाटर साइकिल को मिनरल्स में काउंट करेंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल में भी वो आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहे, एनर्जी फ्लो है, बाकी उसके बाद ये सब छोटे छोटे हैं, बट न्यूट्रिएंट साइकिल इस थोड़ा लेंदी है एंड बायोटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस। अगर इसी तरह का रिविजन करना चाहते हैं तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहें। होप शेयर विथ यू, इट्स योर फ्रेंड, थैंक यू।